हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई मजेदार क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एसी सर्किट की, एसी वेवफॉर्म्स की, एसी करंट या फिर एसी वोल्टेज की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो स्वागत है आपका। और ये जो क्लासेस है, ये सारी क्लासेस आपको विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्पॉन्सर है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास अगर पसंद आती है तो इसको शेयर करिए और लाइक करिए। हम आज बात कर रहे हैं आज की क्लास में एसी सर्किट की। पिछली कुछ क्लासेस में मैं आपको डीसी के बारे में बता चुका हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने वो क्लासेस नहीं अटेंड की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं, वीडियोस में जाकर उनको देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एसी सर्किट की। एसी सर्किट, एसी की अगर हम बात करते हैं, एसी का फुल फॉर्म हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट होता है। The full form of AC is alternating current, यानी कि ऐसा करंट जो कि अल्टरनेट होता हो, ऐसा करंट जो कि अल्टरनेट होता हो, अपने वैल्यूज को बदलता हो, अपनी वैल्यूज को चेंज करता हो एक रेफरेंस वैल्यू के रिस्पेक्ट में, एक रेफरेंस वैल्यू के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यूज को चेंज करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? एसी कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। मैंने एक लाइन खींची है, सबसे सपोज ये एक आपकी रेफरेंस वैल्यू है और इसके ऊपर आपका पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा और इसके नीचे मैं कहना चाहूंगा कि नेगेटिव वैल्यूज रहेगी। वर्टिकल एक्सिस ये ग्राफ टाइप है, तो वर्टिकल एक्सिस जो है, ये वर्टिकल एक्सिस मैग्नीट्यूड को शो करती है। यहां पर जो वैल्यू होगा वो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगा एंड दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करती है, कभी कभी एंगल को भी रिप्रेजेंट करेगी और आगे जाके फ्रीक्वेंसी को भी रिप्रेजेंट करेगी। अभी के लिए हम टाइम की बात कर लेते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटिव की। सो बेसिकली ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक वेवफॉर्म बनाकर हम समझेंगे कि किस तरह से अल्टरनेटिव करंट को समझा जा सकता है। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस जो है मैग्नीट्यूड को शो करेगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी टाइम को शो करेगी एंड दिस इज द रेफरेंस वैल्यू, दिस इज 0 और यहां से ऊपर और यहां से नीचे ही हम मेजरमेंट करेंगे। यानी कि ये जो मैंने एक्सेस किया है, ये जो लाइन लिया है, दिस इज द रेफरेंस वैल्यू एंड यहां से अगर मैं अल्टरनेटिव करंट की बात करता हूं तो एक साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में मैं चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। अगर हम बात करते हैं एसी करंट की, तो एसी करंट को कई प्रकार की वेवफॉर्म से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लाइक आप साइनोसॉइडल वेवफॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एक वेवफॉर्म बनाऊंगा, आप समझिएगा। ये जो मैंने आपके सामने वेवफॉर्म बनाई है, दिस इज द साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जिसमें हमको एक मैक्सिमम पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव हाफ साइकिल एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। मैंने एक साइकिल लिया है समझने के लिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, दिस वन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल और इसको मैं कहूंगा मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ये करंट है, दिस इज द करंट, तो मैं इसको करंट को डिनोट करूंगा आई से। अभी 2 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। करंट हम डिनोट करेंगे आई से एंड आई करंट एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, सो आई विल राइट आई मैक्स, आई विल राइट आई मैक्स। अब देखिएगा इस सेकंड हाफ साइकिल भी यहां पर भी एक मैक्सिमम वैल्यू पर जा रहा है जो कि 0 से नीचे है, यानी कि नेगेटिव में। दिस इज व्हाट? दिस इज द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहां पर भी मिलेगी आई मैक्स। मैक्सिमम वैल्यू आपको 2 जगह मिल रही है, दिस वन एंड दिस वन। तो अपर वन इज द पॉजिटिव आई मैक्स, यानी कि पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड जो हमको टॉप में बिलो मिला है, डाउन साइड मिला है, दैट विल बी दी नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो अल्टरनेटिव करंट में क्या हो रहा है? दिस इज द वेवफॉर्म एंड दिस वेवफॉर्म इज गेटिंग चेंज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंट। आप देखिएगा, से सपोज दिस इज 0 टाइम, दिस इज 1 सेकंड, दिस इज 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड सो ऑन। तो हर सेकंड पर आपको करंट की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। At every point of time we will get the different value of
पर्टिकुलर करंट और पर्टिकुलर वोल्टेज, तो वैल्यू अलग अलग आ रही है, वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यूज अल्टरनेट हो रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी एज ए एसी क्वांटिटी, एज ए एसी वेवफॉर्म। इस एसी को अल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए हमें एक वेवफॉर्म की जरूरत पड़ती है। इस ग्राफ के थ्रू हम बना रहे हैं, तो जो ग्राफ हमने बनाया है मैग्नीट्यूड और टाइम के रिस्पेक्ट में, ये जो ग्राफ मिला है, इस ग्राफ को क्या कहा जाता है? इस ग्राफ को हम कहेंगे वेवफॉर्म। इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? वेवफॉर्म। तो बेसिकली मैंने आपके लिए यहाँ पर एक वेवफॉर्म बनाई है, और कौन सी वेवफॉर्म बनाई है? एसी वेवफॉर्म बनाई है। वेवफॉर्म आप कई प्रकार से बना सकते हैं। There are many types of waveform such as, suppose मैं अगर इस तरह की कोई वेवफॉर्म बनाता हूं, this is again the graph representing the values of magnitude and time. So this is the horizontal axis of time and this is the vertical axis of magnitude. And यहाँ पे आप देखिएगा स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में चेंजेस आ रहा है, and this is again the alternating current AC, अल्टरनेट हो रही है वैल्यूज को, तो दिस इज द एसी बट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो ये जो वेवफॉर्म है ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर वेवफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, एक और आप वेवफॉर्म देख सकते हैं, कभी आप देखेंगे तो इस तरह की वेवफॉर्म्स भी आपको देखने को मिलेगी। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। ये वेवफॉर्म क्या कहलाती है? ट्रायंगुलर वेवफॉर्म कहलाती है। अगर आप और गौर करें तो आपको कभी कभी इस तरह की पल्स ट्रेन भी देखने को मिलेगी। दिस इज नॉट दी एसी, दिस इज नॉट दी अल्टरनेटिंग, बट दिस इज दी पल्स ट्रेन। ये क्या कहलाता है? पल्स ट्रेन कहलाता है। हमें ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या क्या है। कभी आप देखेंगे तो आपको बुक्स में इस तरह की वेवफॉर्म्स भी देखने को मिलेगी। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द सॉ टूथ वेवफॉर्म। Sawtooth waveform. So there are various kind of waveforms which represent the particular quantity, AC or DC quantity, or for we can use for the digital signal as well. तो कई प्रकार की waveforms होती हैं, लेकिन हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, चीजों को आसान तरीके से समझने के लिए हम मैक्सिमम टाइम पे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म यानी कि साइनोसॉइडल वेव को प्रीफर करेंगे। ये जो मैंने वेव बनाई है इसका नाम क्या है? इस वेव का नाम है साइनोसॉइडल वेव। इसको हम क्या कहेंगे? साइनोसॉइडल वेव। अब साइनोसॉइडल वेव ही क्यों चूज करें, इसका भी कारण है। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें जो वेरिएशन हो रहा है वो स्मूथ वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पर सडन चेंज हो रहा है, सडन आप जो है टॉप वैल्यू से एकदम मिनिमम वैल्यू पे जा रहा है, सडन चेंजेस हो रहा है, एंड देयर आर स्मूथ चेंजेस। तो ये इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, और यहाँ पे कई सारी क्वांटिटीज को वेल डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर इक्वेशंस, और इन टर्म्स ऑफ नंबर वैल्यूज। तो मैं अलग अलग कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी से उनकी यहाँ पर बात करूंगा कि एसी वेवफॉर्म में हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, किन किन टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 इज द वेवफॉर्म। सबसे पहले तो हमें वेवफॉर्म पता होना चाहिए कि वेवफॉर्म किसे कहते हैं। सो वेवफॉर्म इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड टाइम। Waveform is basically the graph which can be drawn between the time and magnitude axis. Magnitude will be in the vertical axis and time will be in the horizontal axis. तो नंबर 1 क्लियर है। वेवफॉर्म किसे कहते हैं? इट इज द ग्राफ। दूसरी बात आती है वेवफॉर्म के अगर हमने बात करी तो हम कहें अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एसी क्या होता है। तो ऐसा करंट जो अपनी वैल्यूज को चेंज करता हो, ऐसा करंट जो अपनी वैल्यूज को अल्टरनेट करता हो विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू की जरूर हम बात करेंगे। तो रेफरेंस वैल्यू के पॉजिटिव में और नेगेटिव में वो अल्टरनेट होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। अल्टरनेटिंग करंट के साथ साथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है, उसको भी हम एसी ही कहेंगे। ठीक है, तो एसी can be used for the current, AC can be used for the voltage as well. दूसरी बात हमको यहाँ पे समझना है कि साइकिल क्या होता है। दूसरी टर्म, नंबर 1 टर्म मैंने आपको बता दी, जो हमने समझा है कि वेवफॉर्म क्या होती है। हमने अभी समझा नंबर 1 वेवफॉर्म क्या होती है। दूसरे नंबर पे हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकिल। साइकिल का मीनिंग क्या है।
अभी जब मैं इस ग्राफ को मैंने ड्रॉ किया था शुरुआत में, तो मैंने आपको बताया कि दिस इज द वेव फॉर्म एंड दिस कैन बी कंटिन्यू एंड सो ऑन फॉर द इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम। ये जो वेव फॉर्म है, ये मैंने एक पर्टिकुलर हिस्सा बनाया उसका, और ये जो हिस्सा है ये आगे तक अपने आप को रिपीट करता है, यानी कि अगर मैं इसको और आगे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म को और आगे तक ड्रॉ किया जाए, तो इट कैन बी ड्रॉ एज लाइक दिस वन। ठीक है, तो अगर आप इसको फिर से देखेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद अगेन ये वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट कर रही है। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज गेटिंग रिपीट हियर एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज गेटिंग रिपीट हियर एंड सो आगे जाके भी ये अपने आप को बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म में एक सिंगल पार्ट ऐसा ओरिजिनल होता है कि इसके बाद अगर मैं कंसीडर करूंगा तो वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट करेगी। यहां तक पूरा ओरिजिनल पार्ट हमें मिल रहा है, दिस इज द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द वेव फॉर्म एंड आफ्टर दैट हमें रिपीटेशन मिल रहा है। तो दिस पर्टिकुलर ओरिजिनल फॉर्म इज नोन एज द साइकिल। इसे क्या कहेंगे? साइकिल कहेंगे, और हिंदी में अगर इसको हम समझे तो ये एक चक्र कहलाएगा। साइकिल का हिंदी में क्या होगा? चक्र होगा। तो यहां से लेकर ये पॉजिटिव में, फिर यहां से लेकर नेगेटिव में, ये पूरा एक चक्र हुआ। इसके बाद वापस से यही वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट कर रही है। तो बेसिकली अगर हमको साइकिल को डिफाइन करना हो तो साइकिल इज द ओरिजिनल वन फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर वेव फॉर्म। ओके, उसके बाद अगर हम लेंगे तो रिपीटेशन आएगा। नंबर 3 हमको समझना होता है टाइम पीरियड क्या होता है। व्हाट इज टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया था, अब मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूं ताकि हमें इसकी अब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एंड दिस इज द टाइम, एंड इस वन साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, टाइम की अगर बात करें यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द वैल्यू ऑफ टाइम विच रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो क्या कहलाएगा? आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। टाइम पीरियड को हम T से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे, ध्यान रखिएगा। और स्मॉल t को हम टाइम से डिनोट करते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्मॉल t को हम टाइम से डिनोट करेंगे एंड कैपिटल T जो है आपका टाइम पीरियड के लिए यूज किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी हमको क्लियर होना चाहिए। मैं ये बता चुका हूं, हम साइनोसॉइडल फॉर्म की बात कर रहे थे। नेक्स्ट टर्म हमको क्लियर होना चाहिए। दिस इज पर्टिकुलर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज पर्टिकुलर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इन दोनों ही हाफ साइकिल्स में हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यूज 2 टाइम फॉर द पॉजिटिव वन हाफ साइकिल एंड द नेगेटिव वन हाफ साइकिल। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इनको हम कहते हैं पीक वैल्यू। इसको क्या कहा जाएगा? पीक वैल्यू कहा जाएगा। पीक वैल्यू यानी कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है आपका ऐसी क्वांटिटी है, ये वेरी कर रही है 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू के बीच में। एक पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा आएगा कि वहां से वैल्यू वापस डाउन होगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम जो वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या कहलाएगी? पीक वैल्यू कहलाएगी। पीक वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू जो पीक पर एकदम ऊंचाई पर, पीक पर जो हमें वैल्यू मिल रही है दैट विल बी दी पीक वैल्यू। यहां तक समझ में आया? इसके बाद हमको समझना होता है, हमने वेवफॉर्म की बात कर ली, साइकिल की बात कर ली, टाइम पीरियड की बात कर ली, पीक वैल्यू की बात कर ली। नाउ आई विल लेट यू नो अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवफॉर्म। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जनरली
एक सेकंड, जैसे हम कहते हैं कि साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट इज द टाइम पीरियड, एंड एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ रिपीटेशन होंगे, एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, दैट विल बी दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वेवफॉर्म। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ रिपीटेशन। ये नंबर्स में काउंट की जाती है। जैसे टाइम पीरियड को सेकंड में मेजर किया जाएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज जस्ट अ नंबर। हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती 50 हर्ट्ज। अदर कंट्रीज की अगर बात करें, यूके की बात करें, यूके में तो 50 ही रहेगी, लेकिन यूएसए की बात करूं मैं, अमेरिका की बात करूं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज। या फिर हम अरब कंट्रीज की बात करें, अरबियन कंट्रीज की बात करें, दुबई की बात करें, तो वहां पर भी जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है 60 हर्ट्ज यूज की जाती है। अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है वो 50 हर्ट्ज की यूज की जाती है। कारण क्या है, कौन सी बेटर है, कौन सी बेटर नहीं है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। इसकी चर्चा हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज सिंपली द नंबर ऑफ रिपीटेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में जो रिपीटेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको हम डिनोट करते हैं एफ से डिनोट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाएगा हर्ट्ज में। हर्ट्ज इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु रिप्रेजेंट द कांसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्रीक्वेंसी के बारे में चर्चा करी, तो उन्हीं के नाम से हम इसको मेजर करते हैं, उन्हीं के नाम पे इनकी यूनिट को रखा गया है। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी की बात कर ली। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जनरली फ्रीक्वेंसी 2 तरीके की होती है। अभी हम आगे जाके अगर पढ़ेंगे तो मैं 2 तरह की फ्रीक्वेंसी की चर्चा करूंगा। एक जो है लीनियर फ्रीक्वेंसी की चर्चा करेंगे हम कभी कभी। लीनियर फ्रीक्वेंसी, जहां पर भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर मूवमेंट होगा, वहां पर हम लीनियर फ्रीक्वेंसी की चर्चा करेंगे। और लीनियर फ्रीक्वेंसी को एफ में रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। एफ में रिप्रेजेंट करेंगे और हर्ट्ज से उसको मेजर करेंगे। लेकिन जब हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगल के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी मेजर की जाएगी दैट विल बी दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वहां पर हमारा कंसेप्ट क्या यूज होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट यूज होगा। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है रेडियन पर सेकंड में। The unit of angular frequency is radian per second, and the relationship between the linear frequency and the angular frequency is simply 2 pi f. Simply omega, यानी कि angular frequency is simply equal to the 2 pi f। यानी कि आपके पास लीनियर फ्रीक्वेंसी है, f है, तो उसमें अगर आप 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। या फिर अगर आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसको अगर आप 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। एंड कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहां पर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब मैं आगे बात कर रहा हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की। वैल्यूज को 2 से 3 प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, इवन 4 प्रकार की वैल्यूज की हम बात करेंगे। नंबर 1 तो मैं बता चुका आपको पिक वैल्यू, कि पिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट हमको मिलता है दैट इज अ पिक वैल्यू। एंड मैक्सिमम वैल्यू I max is the maximum value, तो maximum value for the positive part and maximum value for the negative part। तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद वैल्यूज की अगर बात करें, एसी क्वांटिटी को और अच्छे से डिफाइन करना होता है। देखो यहाँ पर अगर मैं पिक वैल्यू की बात करूँ तो पिक वैल्यू में 1 टाइम मिलती है, पिक वैल्यू फॉर दी टॉप एंड पिक वैल्यू फॉर दी बॉटम। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको 1 मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमको अनदर 1 मिल रहा है, बहुत कम मिल रही है। मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो वो भी हमको 2 टाइम्स मिल रहा है। और किसी एक साइकिल में, एक पर्टिकुलर साइकिल में केवल 2 वैल्यूज के आधार पर इस साइकिल को, इस वेवफॉर्म को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसको वेल डिफाइन करने के लिए हमको कुछ और
ऑप्शन पे जाना होता है तो एक और मेरे पास ऑप्शन आता है जिसको मैं कहता हूं एवरेज वैल्यू। अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो एवरेज वैल्यू एसी वेव फॉर्म पर डिफाइन करना हो तो मैं एवरेज वैल्यू के थ्रू भी करता हूं। ठीक है, तो पहले एवरेज वैल्यू को समझने से पहले मुझे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से एसी क्वांटिटी को लिख सकता हूं। एसी क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है? एसी क्वांटिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, से सपोज दिस इज द करंट। ये क्या है? करंट आई ऑफ टी। I is the current and this is the function of t and this is basically equal to the I max and this is the sinusoidal value, sin value to sin omega t। ठीक है, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो मैंने लिखा है इनमें क्या क्या चीजें हैं ये हमको क्लियर होना चाहिए। जिन चीजों की हम चर्चा कर चुके हैं उसको मैं रफ करते जाता हूं ताकि वही चीजें हमारे सामने रहे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सो I max is the maximum value of current because this is the expression for the current। अगर ये वोल्टेज के लिए होता तो there will be V max। ठीक है, तो that will V max will be the maximum value of the voltage, सिंपल। ओके, एंड ये अगर मैं बात करूं इसकी कि ये क्या चीज है, लास्ट में जो हमें मिल रहा है ओमेगा टी। सो this is the angle or we can say phase angle or we can say phase, यानी कि ओमेगा टी जो होता है, ओमेगा टी क्या होता है? एंगल होता है या फिर फेस होता है। ठीक है, इसको कभी कभी हम आई मैक्स साइन थीटा अगर मैं लिखूंगा तो थीटा विल बी द एंगल एंड फेस एंड दैट थीटा इज इक्वल टू द ओमेगा टी। इस थीटा को कभी कभी फाई के टर्म में भी लिखा जाता है। कभी कभी आप ऐसा भी देख सकते हैं आई मैक्स साइन फाई। तो अगर आपको थीटा लिखा हुआ दिखे तो ये क्या होगा? दैट इज एंगल। एंड कभी आपको फेस लिखा हुआ दिखे दैट विल बी द फेस। ठीक है, तो थीटा अगर आता है तो उसको आप एंगल कहेंगे, फाई लिखा हुआ दिखता है तो उसे आप फेस कहेंगे। ठीक है, तो मैं इसको और वेल डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। मैं ये जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आई ऑफ टी इक्वल टू दी आई मैक्स साइन, एंड अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ एंड अगेन टी। ओके, सो अभी मैं वापस से यहां पे लिख दूं ताकि हमको कंफ्यूजन ना रहे। आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इट कैन बी मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड। ओके, एंड एफ इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी। एफ इज द linear frequency and it can be measured in terms of hertz and t is the time। तो ये अगर आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो इसकी एक एक चीज हमको पता होना चाहिए। आई ऑफ टी क्या है इसको भी समझ लीजिए। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वैल्यू मिलेगी, सपोज मैं 0 लिखता हूं तो 0 पर मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी। मैं लिखता हूं 1 t इक्वल टू दी 1 तो मुझे 1 t पर टाइम t इक्वल टू दी 1 पर मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी। से सपोज मैं लिखता हूं t इक्वल टू दी 10 सेकंड तो 10 सेकंड पे करंट की वैल्यू क्या होगी वो मुझे मिल जाएगी। मतलब जो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं वैल्यू लिखना चाहूंगा वो वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज आई ऑफ टी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आई मैक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू sin 2 pi ft। f is the linear frequency and omega is the angular frequency। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर कई सारी चीजों की बात करी। मैंने फ्रीक्वेंसी की बात करी है, फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ डिफाइन कर चुका हूँ। एंड अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एवरेज वैल्यू। मेरा मकसद ये था कि जब हम एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे ध्यान में क्लियर होना चाहिए। एवरेज वैल्यू की बात करते हैं।
से जैसे कि ये मेरे पास एक वेव फॉर्म है। जनरली अगर डीसी की बात करते हैं, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज में एक सिंपल सी वैल्यू होती है, 5 वोल्ट का है, 5 एम्पीयर का है, एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर एसी की बात करें तो एसी में कोई हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर मैं कहूं आई मैक्स तो वो तो हमको केवल एक बार मिल रहा है एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अगर मैं कहूं पीक वैल्यू तो वो भी मुझे एक बार मिल रहा है। तो इन छोटी छोटी वैल्यूज में पूरा वेवफॉर्म डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बहुत सारी वैल्यूज ले ली मैंने, से सपोज ये अलग अलग वैल्यूज ले ली। कैसे ले ली, यहां पर एक वैल्यू ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ वैल्यूज मैंने ले ली और इन 10 वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया। मैंने कहा कि ये आपका जो वैल्यू है I0 है, ये वैल्यू है I1, दिस इज I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 एंड I9। 9 वैल्यूज है मेरे पास और मैं अगर इन 9 वैल्यूज को ऐड कर दूं, I0, I1, I2, I3, I4 प्लस एंड सो ऑन टिल I9 और इसको मैं डिवाइड कर दूं 9 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एवरेज वैल्यू। व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट द एवरेज वैल्यू। ठीक है, लेकिन एवरेज वैल्यू भी केवल एक हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करना वर्थ है। अगर मैं पूरे साइकिल के लिए अगर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो दैट विल बी 0, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो आएगा उसका जस्ट रिवर्स नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आएगा। तो एवरेज वैल्यू भी वर्थ नहीं है, क्योंकि एवरेज वैल्यू केवल आप हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज वैल्यू को मैं और किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, क्योंकि मुझे आगे जाके मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करना रहेगा और कभी न्यूमेरिकल फॉर्म में मुझे उसको डिफाइन करना रहेगा। तो बेसिकली द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी एसी करंट, एनी अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दैट DC current which transfer the same amount of charge in a same electrical circuit for the same time, for the same amount of time and same circuit। मतलब किसी एक ही सर्किट में अगर कोई आपने अल्टरनेटिंग करंट दिया है और उस अल्टरनेटिंग करंट को पर्टिकुलर टाइम t तक दिया है और Q चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो उसी सर्किट में उसी टाइम t के लिए अगर कोई डीसी वैल्यू, उस डीसी वैल्यू की बात करेंगे जो सेम अमाउंट का चार्ज ट्रांसफर कर दे, तो वो डीसी वैल्यू एसी वैल्यू की एवरेज वैल्यू हो जाएगी। बेसिकली द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू द दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट व्हिच ट्रांसफर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। तो इसको अगर आप वर्ड्स में जाए तो याद कर सकते हैं, बट अगर मैं नंबर्स के फॉर्म में याद रखना चाहूं इसकी वैल्यू क्या होती है, ये मैं बात करना चाहूं। एवरेज वैल्यू की अगर मैं बात करूं, एवरेज वैल्यू जो होता है, एवरेज वैल्यू की अगर बात करें आई मैक्स के टर्म में मैं बात कर रहा हूं, तो दिस इज द इक्वल टू द मैक्सिमम टू टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय द पावर। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास उसका 2 टाइम एंड डिवाइडेड बाय 5। अब मैं जो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उनको मैं हटाकर जो काम की चीजें उनको रखना चाहूंगा ताकि चीजें हमको और समझ में आए। मैं अब मैथमेटिकल पार्ट में धीरे धीरे इन्वॉल्व होने जा रहा हूं, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं एंड यस इसको भी मैं कुछ समय के लिए हटा देता हूं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू की अगर बात करें, एवरेज वैल्यू इज द 2 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय द पावर। ठीक है, एक और अभी इसकी लिमिटेशन मैंने बता दी थी। एवरेज वैल्यू भी जो है हाफ साइकिल के लिए वर्थ है, कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट पूरा आपका साइकिल के लिए वर्थ नहीं है, क्योंकि आपको 0 मिल जाएगा। तो फिर क्या सॉल्यूशन है? अच्छा, इसकी वैल्यू अगर निकालें आप, इसको भी याद रख सकते हैं आप। दिस इज द 0.6371, दिस इज द 0.6371 ऑफ आई मैक्सिमम। ये आप फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसकी वैल्यू याद रख सकते हैं। ठीक है, 6 टर्म हमने बात की, 7वीं टर्म में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज द आरएमएस वैल्यू।
आरएमएस वैल्यू का एक और नाम है, दैट इज द इफेक्टिव वैल्यू। अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था 3-4 टर्म्स में तीन चार अलग अलग तरीकों से मैं एसी की वैल्यूज को डिफाइन कर सकता हूं, जैसे कि मैंने कहा पीक वैल्यू, मैंने कहा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैंने कहा एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। इन सभी वैल्यूज में, इन सभी आउट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज द मोस्ट इफेक्टिव वैल्यू इज द आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू हर जगह यूज की जाएगी क्योंकि यही इफेक्टिव वैल्यू है। ओके, जिस तरह से मैंने एवरेज वैल्यू को डिफाइन करा था कि एवरेज वैल्यू एसी करंट की, पर्टिकुलर बात करें किसी एसी करंट की एवरेज वैल्यू उस डीसी करंट की एवरेज वैल्यू के बराबर होती है जो सेम सर्किट में सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर दे, तो आपका एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। उसको हमने मैथमेटिकली डिफाइन भी कर दिया था। आरएमएस वैल्यू की अगर बात करते हैं तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू द दैट value of that AC current या फिर that DC current which produce the same amount of heat in the same circuit for the same time। यानी कि किसी AC करंट की इफेक्टिव वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू उस डीसी करंट की वैल्यू के बराबर होती है जो सेम सर्किट में सेम टाइम में सेम अमाउंट का हीट जो जनरेट कर दे, सेम अमाउंट का हीट ट्रांसफर कर दे, सेम अमाउंट का हीट प्रोड्यूस कर दे। अब ये तो हो गई डेफिनेशन हो गई जो वर्ड टू वर्ड होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं इफेक्टिव वैल्यू की, आरएमएस वैल्यू की, तो आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी कि आपके पास, अगर आपके पास ये I0, I1, I2, I3 ये वैल्यूज हैं तो आप इनका पहले स्क्वायर करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे? स्क्वायर किया। ओके, अगर मैं बात करता हूं आरएमएस वैल्यू की तो इन वैल्यूज को हम स्क्वायर कर देंगे और 9 वैल्यूज है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज मीनिंग स्क्वायर मीन, एंड फिर इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, इनका हम रूट स्क्वायर ले लेंगे लाइक दिस वे। सो दिस विल बी दी आरएमएस वैल्यू। ओके, आरएमएस वैल्यू में जो वैल्यूज है उनका स्क्वायर किया जाता है, फिर मीन निकाला जाता है, देन उनका अंडर रूट ले लिया जाता है, तो आपको एक वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। जिस तरह से एवरेज वैल्यू की हमने बात करी, इन द सेम वे RMS value is equal to the maximum value divided by under root 2। maximum value divided by under root 2, and ये वैल्यू हमको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये वैल्यू हमको यहाँ पर याद रखना है। काफी सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई जो कहीं ना कहीं आगे जाके हम जो अलग अलग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट को लेकर वहां पे यूज होगी। अगर कभी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहां पर इनका यूज किया जाएगा। हमको पता होना चाहिए वेवफॉर्म क्या होता है, साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है। और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछी जाती है और आगे जाके कंसेप्ट में यूज होगी। आगे कई सारी चीजें हैं, इनकी चर्चा हम एक और वीडियो में, अनदर वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी कई आपके नोटिफिकेशन, इस तरह की क्लासेस के नोटिफिकेशन या फिर अदर सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए आप मेरा फेसबुक पेज PROF प्रोफेसर JS डोडिया के नाम से सर्च कर लीजिएगा। आपको सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए, विक्रांत कॉलेज की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए प्रोफेसर JS डोडिया फेसबुक पेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितनी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, सारी क्लासेस जो है विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्पॉन्सर्स है। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।